शाफ्ट के ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगा और ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ड्रैग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड अगर हम कोई भी सरफेस देखेंगे, कोई भी सरफेस, तो इसकी एक वेलोसिटी होगी यहाँ पे, जो लिक्विड इसके कांटेक्ट में है, जो लिक्विड इस सिलेंडर के कांटेक्ट में, उसकी भी सेम वेलोसिटी होगी और वह वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट इंटू ए, ओमेगा नॉट इंटू ए। और आउटर सिलेंडर के कांटेक्ट में जो होगा उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, उसकी वेलोसिटी होगी जीरो। तो यहां पे एक वेलोसिटी का प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल सेट होगा कि जो फिक्स्ड पार्ट है, फिक्स पार्ट के रेस्पेक्ट में जो पार्टिकल है जो उसके कांटेक्ट में है वाटर का सरफेस, वो रेस्ट में होगा, और जो इस सिलेंडर के कांटेक्ट में है वो सेम स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। तो इस गैप में एक वेलोसिटी प्रोफाइल सेट होगी, वेलोसिटी का वेरिएशन होगा डिस्टेंस के साथ, वही होगा क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ओमेगा नॉट ए डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, डिस्टेंस इज b minus a, b minus a is the delta v by delta z. So what is the drag force acting at this contact? अब contact एरिया में लेना होगा, तो contact एरिया हम कुछ भी एक स्मॉल एरिया, किस टाइप का एरिया, अगर ये सिलेंडर सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, तो शाफ्ट है तो एक एरिया में यहाँ से ऐसे एक लीनियर एलिमेंट, छोटा सा ऐसे कोई एक लीनियर एरिया मैं ले रहा हूँ, जिस एरिया पे कितना फोर्स होगा, इस टाइप का कोई एरिया, यहाँ से ये एक छोटा सा एरिया है। अब इस एरिया पे जो विस्कस फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स, दैट विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू डी ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये हो गया फोर्स। स्मॉल एरिया, ये शाफ्ट है तो शाफ्ट के सर इस डेल्टा वी लीनियर बाई डेल्टा जेड, सर वो डेल्टा जो डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड है, हम्म सर वो टाउ एक्सटर्नल का है। टाउ एक्सटर्नल से क्या, अभी टाउ एक्सटर्नल की बात ही नहीं है। सिलेंडर मूव कर रहा है तो सिलेंडर के पॉइंट की वेलोसिटी है, सिलेंडर के पॉइंट की वेलोसिटी है, तो सिलेंडर के लेयर में, सिलेंडर के कांटेक्ट में जो लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट ए होगी, और आउटर वाले सिलेंडर के कांटेक्ट में जो लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहां से यहां तक जो है बी माइनस ए के गैप में एक वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, वेलोसिटी का वेरिएशन होगा। वो वेरिएशन कहां से कहां होगा, यहाँ पे जीरो होगी और यहाँ ओमेगा नॉट होगा। टॉर्क वर्क से क्या मतलब है, अभी हमें तो पता है कि सिलेंडर कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो सिलेंडर के सरफेस की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा नॉट ए, है ना। अच्छा ठीक है। तो ये सर वेलोसिटी वही का वाला समझ वेरिएशन, में नहीं आया सर, ओमेगा नॉट ए वेलोसिटी का वेरिएशन। वेलोसिटी का वेरिएशन समझ में नहीं आया। ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर ओमेगा नॉट से मूव कर रहा है, तो क्या सिलेंडर का कोई भी पॉइंट ओमेगा नॉट ए से मूव करेगा स्पीड? यस सर। तो ओमेगा नॉट ए से अगर मूव करेगा तो जो लिक्विड लेयर इसके कांटेक्ट में है वो भी ऐसे सिलेंडर के साथ ही साथ घूम रहा है, तो जो लिक्विड का पॉइंट इसके कांटेक्ट में होगा वो यही वेलोसिटी एक्वायर करेगा जो इस शाफ्ट की वेलोसिटी है। और जो आउटर सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर रेस्ट में है, तो जो लिक्विड उसके कांटेक्ट में होगा वो रेस्ट में होगा। तो ऐसे पूरा लिक्विड जो है वो रोटेट कर रहा होगा, बट उस रोटेशन की जो वेलोसिटी होगी अलग अलग सर पॉइंट पे मतलब वो एक डिफरेंट, पॉइंट का आप लिए हैं एक एक वेलोसिटी का पॉइंट, वेरिएशन कितना। एक पॉइंट, यस, एक पॉइंट का लिया है, यस एक सर। पॉइंट। तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है, ये छोटा सा एक एरिया मान लिया मैंने, एक छोटा सा एरिया ऐसे लीनियर टाइप का, लीनियर टाइप का, ये जैसे अगर ये शाफ्ट है तो ये एरिया छोटा सा एक यहाँ पे एरिया ऐसे मैंने एज्यूम किया है। तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड डीए ले लिया मैंने, इस एरिया के ऊपर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी का चेंज मुझे पता है, तो वो हो जाएगा ओमेगा नॉट ए डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज बी माइनस ए। तो ये हो गया विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, विस्कस फोर्स जो है वो रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा होगा, तो ये विस्कस फोर्स यहाँ पे ऐसे होगा, ये विस्कस फोर्स यहाँ पे ऐसे होगा। अब हर पॉइंट पे अगर देखोगे तो हर पॉइंट पे यही कहानी होगी, जो भी विस्कस फोर्स होगा वो विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये शाफ्ट है तो यहाँ पे विस्कस फोर्स का ये डायरेक्शन है,
यहाँ पे है तो ये विस्कस फोर्स, वेलोसिटी अपवर्ड है तो यहाँ विस्कस फोर्स ऐसे होगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ विस्कस फोर्स ऐसे होगा। हर पॉइंट पे, हर छोटे छोटे कॉन्टैक्ट सरफेस पे विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मतलब ये सारे विस्कस फोर्स मिलके इसके ऊपर टॉर्क जनरेट कर रहे हैं। अगर ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो ये विस्कस फोर्स इस पे टॉर्क दे रहे हैं किधर, एंटी क्लॉकवाइज में। कि अगर इस शाफ्ट को हम एंटी-क्लॉकवाइज रोटेट करके अगर हम रिलीज कर देंगे तो ये टॉर्क के वजह से क्या होगा, वो सिलेंडर धीरे धीरे रुकना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें रुकने नहीं देना है, उसको जो है मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अपोजिट टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो वो अपोजिट टॉर्क कितना होगा भाई, विस्कस फोर्स के टॉर्क के बराबर होगा। तो मुझे क्या करना है कि एक्सटर्नल टॉर्क फाइंड करने के लिए विस्कस का टॉर्क फाइंड कर लूंगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल का टॉर्क होगा। तो ये तो हुआ फोर्स, इस पॉइंट पे हुआ विस्कस फोर्स। क्या इस विस्कस फोर्स का टॉर्क फाइंड कर सकते हैं हम, डी टाउ। डी टाउ वो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ए है। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो टेंजेंशियल है। फोर्स टेंजेंशियल क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है। वेलोसिटी के अपोजिट में विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा एफ वी इंटू ए, एफ वी इंटू ए। तो इसको पुट कर देंगे, डी टाउ इज इक्वल टू ईटा डी ए ओमेगा नॉट ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू ए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए। नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए यहाँ से जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होंगी उनको बाहर ले लेंगे, ओमेगा नॉट ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मीन्स टोटल एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस का एरिया। जो एलिमेंट है मेरा इस टाइप का, एक लीनियर टाइप का, ये सिलेंडर है तो ये एक छोटा सा एरिया लिया है। तो डी ए मतलब सारे ऐसे ऐसे डी ए को हम ऐड करेंगे। What is total area of the shaft? Total area of the shaft is a square by b minus a into 2 pi a l। 2 pi r l रेडियस है इसकी, 2 pi a l। तो ये हो जाएगा अपना टॉर्क ड्यू टू विस्कस फोर्स। टॉर्क ड्यू टू विस्कस फोर्स m ओमेगा नॉट 2 pi m ओमेगा नॉट 2 pi eta omega naught a cube by L into L divided by B minus A। तो ये टॉर्क किस सेंस में है, विस्कस फोर्स का टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में है। तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क किस सेंस में चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का चाहिए बट वो क्लॉकवाइज में चाहिए। सो टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्लॉकवाइज पाई चाहिए। ईटा ओमेगा नॉट ए क्यूब एल बाई बी माइनस ए, और ये क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क होगा। समझे? तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि टॉर्क रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 1, रेडियस टू द पावर 2, रेडियस टू द पावर 3। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कैलकुलेट तो सारा करना ही पड़ेगा, तब तो रेडियस बता पाएंगे। ए इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें कुछ भी आ सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी माइनस ए। मल्टीपल करेक्ट में ये चारों आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रोटेशनल वाले केसेस में हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे टॉर्क को। सर ये रोटेशनल और विस्कस का सर कॉम्बाइंड क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो समझ गए, कोई डाउट? देख लो कि किसी विस्कस लिक्विड में सिलेंडर अगर रोटेट कर रहा है तो इस तरीके से हम टॉर्क फाइंड करेंगे। एक ट्रांसलेशन वाला बता दिया, वर्टिकल फॉल हो रहा है, टर्मिनल स्पीड हो गई, और ये अगर रोटेट हो रहा है तो उस केस में। तो ये था अपना विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस में है टेंशन। तो सरफेस जो है वो सिर्फ लिक्विड का होता है। तो सरफेस टेंशन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है
It is the property by virtue of which any liquid attempts to or tries to minimize its surface area. Any liquid, it is the property of liquid by virtue of which any liquid tries to minimize its surface area. सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है. क्यों मिनिमाइज करता है? उसका रीजन है. सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि द सरफेस ऑफ लिक्विड behaves surface of liquid behaves like stretched elastic membrane. Stretched elastic membrane कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट करता है. ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक इलास्टिक स्ट्रेच, कोई सरफेस है, स्ट्रेचिंग है उसमें, तो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट करता है. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स कांटेक्ट एरिया. अपने कांटेक्ट एरिया को मिनिमाइज करता है. तो इसके जो है कई सारे फेनोमेनाज हैं, जैसे कि लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल होता है. लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल होता है. क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन. क्योंकि सरफेस टेंशन जो भी गिवन वॉल्यूम है, किसी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सबसे मिनिमम वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया होता है. इस चीज को मैथमेटिकली कैलकुलस से यूज करके प्रूफ किया जा सकता है कि अगर हम कोई भी वॉल्यूम लेते हैं, कोई गिवन वॉल्यूम लेंगे, तो उसमें सबसे मिनिमम सरफेस एरिया का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा. इसीलिए जब लिक्विड ड्रॉप कोई फॉल करता है तो वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करता है. या फिर ये इलास्टिक मेम्ब्रेन का एप्लीकेशन या डेमो इस तरह से है कि भाई जो वाटर सरफेस है या लिक्विड के सरफेस है उस पर इंसेक्ट वॉक कर सकते हैं, उस पर इंसेक्ट वॉक कर पाते हैं. क्यों वॉक कर पाते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की वजह से वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट करता है. सरफेस टेंशन की वजह से और भी कई सारे फेनोमेनाज होते हैं, जैसे कि कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी क्या होती है? एक छोटी सी नैरो ट्यूब होती है, एक नैरो ट्यूब, कोई भी स्ट्रॉ नहीं जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो स्ट्रॉ नहीं, वो नैरो ट्यूब नहीं होगा. नैरो ट्यूब मतलब मिलीमीटर में उसकी रेडियस होगी. तो उस नैरो ट्यूब में क्या है? लिक्विड जो है राइज करता है अपने आप. लिक्विड राइज करता है. तो जैसे कोई कैंडल बर्न करता है, तो कैंडल के जो थ्रेड हैं, वो थ्रेड जब मॉल्टेन वैक्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो वैक्स क्या करता है? वो अपने आप ड्यू टू सरफेस टेंशन उसमें राइज करना स्टार्ट करता है. तो सरफेस टेंशन के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं. तो रीजन क्या है सरफेस टेंशन का, हमें ये समझना है. ये तो हो गई कि व्हाट इज सरफेस टेंशन. व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाट इज द यूज और एप्लीकेशन और विजुअलाइजेशन ऑफ सरफेस टेंशन. कि लिक्विड जो स्फेरिकल ड्रॉप में एग्जिस्ट करता है, इंसेक्ट जो है वॉक कर पाते हैं, या फिर जो स्ट्रॉ है या लीव्स हैं वो वाटर सरफेस पे अगर फॉल हुए तो वो वहीं पे सरफेस पे पड़े रहते हैं. दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन. तो बहुत सारे हैं ये सब छोटे छोटे. तो इसका रीजन क्या है? ये रीजन कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. बर्निंग ऑफ कैंडल में कैसे सरफेस टेंशन एक्ट करता है? उस कैपिलरी एक्शन उसको बोलते हैं कि किसी भी नैरो ट्यूब में लिक्विड राइज करता है. किसी भी नैरो ट्यूब में, जैसे सर वही जो जैसे कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल करके दो फिनोमेना होता है. कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल. जैसे मान लो एक वो सीसीडी वगैरह में जो कॉफी के साथ एक मिलता है, स्टरर मिलता है छोटा सा, ऐसे बहुत थिन सा होता है, जो स्टर करने के लिए, शुगर मिक्स करने के लिए देता है. वो किसी कॉफी में बहुत पतला सा वाइट कलर का होता है. तो उसको अगर यस सर. कॉफी में हम डिप करते हैं तो उसमें लिक्विड थोड़ा सा राइज कर जाता है अपने आप. ऐसा तो नहीं उसको किसी ने फुल किया है. तो वो जो नैरो ट्यूब में लिक्विड का राइज एंड फॉल वो होता है सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से. कैसे होता है वो तो कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. तो अगर सरफेस टेंशन कहा जाए कि जीरो होगा, हम टॉवल से अपने बॉडी को ड्राई करते हैं, तो टॉवल जो है वो क्या करता है? टॉवल को हम कांटेक्ट में लाए लिक्विड के तो वो तुरंत सोक कर लेता है, वाटर को खींच लेता है वो. तो वो उसका भी रीजन क्या है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि टॉवल के अंदर नैरो छोटे छोटे कैपिलरी होते हैं, उस कैपिलरी में अपने आप वाटर जो है वो राइज कर जाता है. तो अगर ऐसा बोल दिया जाए कि सरफेस टेंशन अगर एब्सेंट है,
तो ये सारे फिनोमेना नहीं होंगे। अगर सरफेस टेंशन नहीं है तो लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंसेक्ट क्रॉल नहीं कर पाएंगे, ये सारे जो कैपिलरी राइज टाइप के फिनोमेना होंगे ये सारे कुछ नहीं होंगे। तो सर एक डाउट है, हाँ बोलो। सर वो लिक्विड जो सरफेस एरिया क्यों मिनिमाइज करना चाहता है? हाँ, क्यों मिनिमाइज करता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से। क्यों मिनिमाइज करता है? तो मतलब अगर उसका सरफेस टेंशन उस पे ज्यादा होता है तो फिर उसके कुछ मतलब सरफेस, फिनोमेना होती है अभी। हाँ फेनोमेना इन द सेंस क्या है कि सरफेस पे रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा समझ लो कि किसी भी कंट्री की जो है बॉर्डर है, तो बॉर्डर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सब चाहेंगे कि भाई मिनिमम बॉर्डर में काम हो जाए। तो उसका रीजन है, रीजन देखो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस जो है, हम बोलते हैं कि लिक्विड सरफेस टेक्निकली 10 to 15 molecular diameters, 10 to 15 molecular diameters। 10 to 15 molecular diameter मतलब यहाँ पे जो है, जो सरफेस है वो 10 to 15 molecular diameter हम मान सकते हैं कि वो एक लिक्विड की सरफेस होती है। सरफेस जहाँ पे वो लिक्विड और एयर के साथ कांटेक्ट में होगा तो वो हो जाएगा उसका फ्री सरफेस। फ्री सरफेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और रेस्ट क्या है? ये जो है ये चीज है सरफेस, ये है सरफेस। और उसके अलावा जो लिक्विड है वो हो गया लिक्विड का बल्क, ये है बल्क ऑफ द लिक्विड, इट इज कॉल्ड बल्क। तो ये हो गया सरफेस, ये हो गया बल्क। तो 10 to 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर की जो थिकनेस है वो हो जाएगा सरफेस, और उसके नीचे जो लिक्विड है वो हो जाएगा बल्क। अब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स लोकेटेड हैं, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स लोकेटेड हैं और बल्क में जो मॉलिक्यूल्स लोकेटेड हैं, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप का फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कि बल्क में जो मॉलिक्यूल लोकेटेड है दैट मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो जो है सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है चारों तरफ से, सो इक्वल फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन दैट लिक्विड, ऑन दैट मॉलिक्यूल। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। बट सरफेस क्या है? वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से एक्सपोज होता है। एक साइड तो एयर है या कुछ और गैस है, वहां से एक्सपोज है, और एक साइड वो बल्क के मॉलिक्यूल से है। तो इसके ऊपर अनसिमेट्रिकल टाइप का फोर्स है, अनसिमेट्रिकल टाइप का फोर्स है। ये अनसिमेट्रिकल टाइप का फोर्स, इधर से क्या है, इधर से कुछ वीक फोर्स होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ड्यू टू दिस अनसिमेट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द surface of molecule, molecules are allocated at the surface, ये क्या है, इनके तरफ एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, तो इससे क्या है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर फोर्स अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एज कंपेयर टू द बल्क। बल्क वाले मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, वो आराम से रह रहा है, बट जो सरफेस पे लोकेटेड है उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। सपोज करो कि अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल को यहां से बल्क से सरफेस पे ले जाना होगा, अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि बल्क से सरफेस तक लेके जाऊं, तो जब तक मैं बल्क में मूव कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को मूव कराने के लिए मुझे कुछ एफर्ट देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नेट फोर्स नहीं है इस पे, तो ये इजीली मूव कर जाएगा। बट ये जैसे ही सरफेस पे आना चाहेगा वैसे ही इसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, और उस नेट डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट मुझे उस मॉलिक्यूल को सरफेस पे लेके आना पड़ेगा। अब मान लो ऐसा दिमाग में किसी के आएगा कि यहाँ नेट डाउनवर्ड फोर्स है तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आ जाता है? तो नीचे नीचे ये आता है, जैसे ही मान लो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे, यहाँ से कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे जो इनको जो है प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट करेगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज भी हैं कि भाई इस फोर्स की वजह से अगर कोई मॉलिक्यूल नीचे आता है तो साइमल्टेनियसली जो है दूसरा मॉलिक्यूल वहां पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होते, वो कंटिन्यूअसली रिन्यू होते रहते हैं। तो अगर मान लो ये तो डायनेमिक टाइप की चीज है कि भाई एक मॉलिक्यूल आया फिर रोटेट करके दूसरा आया, ऐसे मान लो आर्मी से कर सकते हो कि भाई आर्मी अगर किसी बॉर्डर पे है तो वहां पे ऐसा नहीं कि जो एक ही फौजी है केवल वही वहां पे है, वो गया भाई दूसरा, वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म सेट है, बट वहां पे एक पर्सन जो है डिप्लॉयड है वहां पे।
तो उसी टाइप का है कि सरफेस का जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है, और इस अनसिमेट्रिकल डाउनवर्ड फोर्स की वजह से पूरा सरफेस जो है एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट कर रहा है। कि अगर ऐसे समझो कि अगर नेट डाउनवर्ड है तो एक एक ये सरफेस मानो, और इस सरफेस के हर पॉइंट पे ऐसे डाउनवर्ड डाउनवर्ड ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से अगर कंटेनर है तो ये किस टाइप का शेप हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसे टाइप से होगा, इसका शेप जो है कुछ इस टाइप का होगा। तो इस नेट अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो सरफेस है दैट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। अब सपोज करो कि इस कंटेनर से अगर इसका कांटेक्ट छूट जाता है तो वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे और वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो उसके वजह से क्या होता है, वो स्फेरिकल शेप ले लेता है। स्फेरिकल शेप क्योंकि गिवन स्फेरिकल हो जाता है। गिवन मॉलिक्यूल गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया। गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया। इसका टारगेट क्या है कि भाई सरफेस एरिया को मिनिमाइज करो यार, सरफेस पे जो लाइफ है वो डिफिकल्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर सरफेस टेंशन, द अनसिमेट्रिकल फोर्स। रीजन फॉर सरफेस टेंशन is unsymmetrical force acting on the molecules located at the surface. किस सरफेस पे, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर विच सरफेस टेंशन हैज डेवलप्ड ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पे जो है अनसिमेट्रिकल टाइप के फोर्स हैं जिसके वजह से वो एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट करता है। तो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट करता है तो मुझे वो सरफेस टेंशन मेजर करना है कि सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का कैसे है। तो सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हम कैसे करते हैं वो अभी एक सेटअप देखेंगे। जनरल जो सरफेस टेंशन डिफाइंड है, सपोज कि हम इस कंटेनर का अगर टॉप व्यू देखते हैं, ये अपना लिक्विड सरफेस, ये अपना है लिक्विड सरफेस। तो इस लिक्विड सरफेस पे ये अपना टॉप व्यू है, लिक्विड का सरफेस दिख रहा है। तो अगर टॉप व्यू पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन एक एज्यूम करते हैं। मान लो ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स लोकेटेड होंगे सरफेस के पैरेलली भी फोर्स होगा। इधर साइड साइड में मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके ऊपर जो है एक यहाँ पे फोर्स ऐड कर रहा है, ये हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स। क्या ये फोर्स एक ही साइड होगा, उस लाइन के दोनों साइड से होगा। इस साइड वाला सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, यस इधर भी सर। फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन? Surface tension is force per unit length acting on a imaginary line assumed on the surface. Surface tension is force per unit length acting on imaginary line assumed on the surface. Assumed on surface. क्या ये इस लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है? ये लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है भाई। लेंथ हम 2 सेंटीमीटर रिज्यूम करें, 5 सेंटीमीटर रिज्यूम करें, ज्यादा लेंथ लेंगे तो ज्यादा फोर्स आएगा, कम लेंथ लेंगे तो कम फोर्स आएगा, सो दैट कि उनका रेशियो जो है सेम होगा। तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L एक्टिंग ऑन द इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन के ऊपर किसी भी एक साइड में जो फोर्स है, इमेजिनरी लाइन के किसी भी एक साइड में, क्योंकि नेट फोर्स देखेंगे तो नेट फोर्स तो जीरो है, दोनों साइड से फोर्स ऐड कर रहा है। व्हाट इज सरफेस टेंशन? फोर्स एक्टिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ द लाइन। किसी भी एक साइड में जितना फोर्स एक्ट कर रहा है दैट फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये जो है सरफेस टेंशन हो जाएगी। इसकी यूनिट जो है, यूनिट कितनी हो जाएगी? यूनिट न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर जैसे अपना किसका होता था? स्प्रिंग कांस्टेंट, लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का भी यही होता था ना, फोर्स F इज इक्वल टू kx। तो
K इज इक्वल टू F बाई एक्स। तो फोर्स कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन की जो यूनिट है वो सेम होती है। तो सरफेस टेंशन इज नॉट अ फोर्स। सरफेस टेंशन ऐसा लगता है कि भाई सरफेस टेंशन है तो मतलब टेंशन टाइप का कोई फोर्स होगा, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो अगर सरफेस टेंशन की वजह से मुझे फोर्स फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, और लेंथ से मल्टीप्लाई करके जो मुझे फोर्स मिलेगा वो सरफेस टेंशन के, वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, force due to surface tension acts along the surface, acts along the surface, सरफेस के अलोंग, सरफेस के पैरेलल वो फोर्स एक्ट करता है। अब वो लाइन तुम किसी भी डायरेक्शन में ले लो भाई, अगर मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर मान लो मैंने लाइन ऐसे एज्यूम किया तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे अलोंग द सरफेस ये लाइन ऐसे एज्यूम किया, तो किसी भी एक साइड फोर्स फाइंड करने के लिए टी इंटू एल, टी इंटू एल, टी इंटू एल, किसी भी इमेजिनरी लाइन पे दोनों साइड में से जो फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। Unit is Newton per meter, just like a spring constant, and the direction of this force is parallel to the surface or tangential to the surface or along the surface. सर हाँ बोलो। सर लेकिन सरफेस में तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा ना। सरफेस में सरफेस में तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। क्यों? सरफेस में एक स्ट्रेचिंग है, कोई भी अगर हम मेम्ब्रेन लेते हैं, जैसे मान लो दो साइड से स्ट्रेच करो तो किसी भी पॉइंट पे होगा, तो किसी भी पॉइंट पे तो स्ट्रेचिंग है, दोनों साइड तो स्ट्रेचिंग है, किसी भी साइड स्ट्रेचिंग है, उसमें स्ट्रेच कंडीशन में। अगर वो स्ट्रेच कंडीशन में तुम सोच रहा ऐसे है तो ऐसे ही केवल होगा ना सर, अरे तो वो फिर बाकी साइड से श्रिंक कर जाएगा ना, समझे वैज्ञानिक? यस सर। तो ये अपना हो गया कि मिनिमम एरिया इलास्टिक मेम्ब्रेन, unsymmetrical type of force is acting on molecules located at the surface। तो जितने सरफेस होंगे उतने सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, वैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे मान लो कि इसको फाइंड करने का जो तरीका है, फाइंड करने का तरीका, सरफेस टेंशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए। पहला एक ऐसे यू टाइप का एक हम फ्रेम बनाते हैं, यू शेप का एक फ्रेम है, ये फ्रेम है, और इस फ्रेम में एक स्लाइडर होता है, ऐसे एक स्लाइडर होता है जो फ्रीली ऐसे स्लाइड कर सकता है, छोटा सा फ्रेम होता है। इस थोड़ा जूम आउट कीजिएगा। पहले का हाँ सर। कि ये जो हाँ अप्रोच सर, ठीक है, है। ये अप्रोच एक्सपेरिमेंटली हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटली सरफेस टेंशन यूज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। कैसे कि ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम है, जो लोग सो रहे हैं ये फ्रेम है, और ये एक स्लाइडर है, स्लाइडर क्या करता है कि इसके लॉन्ग ऐसे स्लाइड कर सकता है। तो इस टाइप का एक यू शेप का फ्रेम है और स्लाइडर इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है। मास इसका स्मॉल m है, लेंथ स्मॉल l है। अब इसको हम क्या करेंगे कि लिक्विड का जो सोप सोल्यूशन है उस सोप सोल्यूशन में हम डिप करेंगे, लिक्विड का जो सोप सोल्यूशन है उसमें डिप किया गया, डिप करके उसको बाहर निकालेंगे। तो जब सोप सोल्यूशन में डिप करके बाहर निकालेंगे तो इस पे एक थिन लिक्विड की फिल्म बनेगी, एक थिन लिक्विड की फिल्म बनेगी, यहाँ पे लिक्विड फिल्म, थिन फिल्म, थिन फिल्म, एक थिन फिल्म होगी। तो इस थिन फिल्म के कितने सरफेस होंगे, एक सरफेस होंगे या दो सरफेस होंगे? कि इस टाइप से अगर है, यहां से मैंने एक ये फ्रेम है, फ्रेम को मैंने सोप सोल्यूशन में डिप करके बाहर निकाला तो ये एक थिन फिल्म का फॉर्मेशन हुआ। तो जब थिन फिल्म का फॉर्मेशन होगा तो इसका एक फ्रंट सरफेस होगा, एक बैक सरफेस होगा। सरफेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, सरफेस जहां पे भी लिक्विड और एयर का कांटेक्ट है वो एक सरफेस है, तो यहाँ पे भी एक सरफेस होगा और इस साइड भी सरफेस होगा, दो सरफेस होंगे, दोनों सरफेस जो है इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट करेंगे। तो अब
समझ पा रहे हो ये चीज कि कितने फ्री सरफेस होंगे इसके? लिक्विड के कितने सरफेस होंगे? 2 सरफेस होंगे। कौन सा? फ्रंट और बैक। पहले ये फ्रेम है, फ्रेम को हमने सोल्यूशन में डिप किया, डिप करके बाहर निकाला, सरफेस फॉर्म हुआ, एक थिन फिल्म फॉर्म हुई। तो उस थिन फिल्म का सरफेस कितना होगा? 2 सरफेस होंगे, एक फ्रंट सरफेस और बैक सरफेस। अब यहां से हम इसमें क्या करेंगे कि इस फ्रेम को इन्वर्ट करके ऐसे इक्विलिब्रियम में रखते हैं। फ्रेम को इन्वर्ट करके इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो ये स्लाइडर जो है वो बैलेंस होगा। स्लाइडर बैलेंस होगा, स्लाइडर के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। किसका फोर्स? एक तो ग्रेविटी का फोर्स होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके कितने सरफेस? 2 सरफेस। सर अज्यूमिंग मतलब ये जो फ्रेम है वो उसका विड्थ नहीं है, मतलब कंसिडरेशन विड्थ नहीं है। विड्थ है मान सकते हैं। विड्थ मतलब ये डायमेंशन, ये डायमेंशन। हाँ सर। मान सकते हैं, कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। ये नहीं डायमेंशन सर, वो मतलब जो उसकी ये डायमेंशन भी हम मान सकते हैं कि मान लो एक फिल्म फॉर्म हुई है, फिल्म फॉर्म हुई है। तो अगर हम एफ बी डी ऑफ स्लाइडर ड्रॉ करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्लाइडर, ये जो है स्लाइडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो स्लाइडर जो है लिक्विड के कांटेक्ट में है। लिक्विड के कांटेक्ट में, तो स्लाइडर के ऊपर कौन सा फोर्स होगा? स्लाइडर के ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये फ्रेम कैसे प्लेस्ड है? जो लोग नींद में है ध्यान से, ये फ्रेम जो है वर्टिकली डाउनवर्ड प्लेस्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये क्या होगा कि ये स्लाइडर कहीं पे इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम में आएगा तो उस इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को हम फ्री बॉडी डायग्राम स्लाइडर का ड्रॉ करेंगे। तो एक तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स, फोर्स होगा सरफेस टेंशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड के कांटेक्ट में तो है। तो इसकी लेंथ L है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा? सरफेस टेंशन का फोर्स T इंटू एल। अगर इसका सरफेस टेंशन T है तो यहाँ पे हो जाएगा T इंटू एल टॉप सरफेस से, और T इंटू एल बॉटम सरफेस से, फ्रंट सरफेस से एंड बैक सरफेस से। दोनों लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो T इंटू एल एक सरफेस से, T इंटू एल दूसरे सरफेस से। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स हो गया 2T इंटू एल। नेट फोर्स इज 2T इंटू एल इज इक्वल टू, ये इसको बैलेंस करेगा, ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू mg बाई 2l। सरफेस टेंशन इज mg बाई 2l। तो स्लाइडर का मास पता है, लेंथ वगैरह सब कुछ पता है, तो यहाँ से हम लिक्विड की सरफेस टेंशन को फाइंड कर सकते हैं। बताओ भाई, कुछ ज्ञान हाँ चक्षु, सर। ज्ञान चक्षु कुछ खुले हैं? क्यों वैज्ञानिक बंधु, आर्म चेयर एस्पिरेंट, न्यूज़ चैनल टाइप एस्पिरेंट्स, जो न्यूज़ की तरह से क्लास करते हैं, जैसे न्यूज़ देखते हैं वैसे क्लास कर रहे हैं। हाँ ठीक है, समाचार ठीक आ रहा है। समझे? कोई डाउट? जितने सरफेस उतने सरफेस टेंशन, उतने सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को फोर्स से कंफ्यूज नहीं करना है। सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो तो इसमें जैसे मान लो कि काउंट द नंबर ऑफ फ्री सरफेस, मुझे थोड़ा सा सरफेसेस तुम्हें काउंट करके बताना है। 3 केसेस हैं, लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, सोप बबल, सोप बबल एंड एयर बबल। इन तीनों में कितने कितने सरफेस होंगे? 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस क्या होंगे? कि लिक्विड ड्रॉप के कितने सरफेस होंगे, कि मुझे अगर मान लो फोर्स देखना पड़ेगा तो उतने सरफेस टेंशन के फोर्स अप्लाई करूंगा। लिक्विड ड्रॉप, सोप बबल एंड एयर बबल। Number of free surfaces. What is the definition of free surface? Contact, where contact between liquid and gas या liquid and air occurs. लिक्विड ड्रॉप के कितने फ्री सरफेस? अरे बताओ। लिक्विड ड्रॉप
लिक्विड ड्रॉप के वॉल्यूम में लिक्विड होगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम में लिक्विड होगा। लिक्विड एंड एयर के एक कांटेक्ट, तो कितने फ्री सरफेस? 1 फ्री सरफेस। सोप बबल के कितने फ्री सरफेस? सोप बबल इस टाइप का होगा, हॉलो स्फीयर, थिन थिन टाइप का होगा, शेल टाइप का होगा। तो यहाँ पे भी एयर है और बाहर भी एयर है, दोनों साइड एयर एयर। तो हाउ मेनी सरफेसेस? 2 सरफेसेस, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। तो यहाँ पे 2 फ्री सरफेस होंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन में बार बार ये वर्ड यूज होगा और तुम्हें सरफेस का ही आइडिया नहीं, तो फिर टेंशन कहां से आएगी? एयर बबल, एयर बबल तो किसी लिक्विड के इनसाइड में फॉर्म होगा। ऐसा मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, कंटेनर में कहीं से एयर बबल फॉर्म हुआ है। तो अगर एयर बबल फॉर्म हुआ है तो क्या होगा? इस लिक्विड में एयर ट्रैप्ड होगा, है ना, और यहाँ पे लिक्विड होगी। तो इसके भी कितने सरफेस? 1 फ्री सरफेस। तो 1 फ्री सरफेस, 1 फ्री सरफेस एंड 1 फ्री सरफेस। यहाँ पे सोप बबल में 2 फ्री सरफेस, लिक्विड ड्रॉप एंड एयर बबल में एक एक सरफेस। तो एक एक सरफेस होंगे तो एक एक सरफेस टेंशन होगा। नेक्स्ट है अपना, ये तो होगा सिर्फ सरफेस की काउंटिंग एंड हाउ टू फाइंड सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ से 2T इंटू एल इक्वल टू mg कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारी सरफेस एनर्जी। सर आप सरफेस टेंशन में ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड लिखा है, लेकिन सर ये तो गैस का लग रहा है प्रॉपर्टी। सर एयर जितना उतना सरफेस टेंशन आ रहा है। गैस की प्रॉपर्टी लग रही है, अलग वैज्ञानिक हो रही है। गैस और लिक्विड और एयर का जहां कांटेक्ट होगा वो है सरफेस, सरफेस काउंट हो रहा है। लिक्विड एयर नहीं होगा तो सरफेस ही नहीं बनेगा, फिर सरफेस टेंशन नहीं आएगा। यस सर। नेक्स्ट है अपनी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, तो जो लिक्विड की सरफेस है उस सरफेस में एनर्जी है। एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स है कि उस सरफेस को बनाने के लिए एफर्ट देना पड़ रहा है। वो सरफेस अपने आप नहीं बन रही है, वहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो अनबैलेंस्ड फोर्स में है। तो भाई बल्क से अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल को सरफेस पे लेके जाना है तो मुझे एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें ही स्कूल लाना है अभी, कि चलो कल से क्लास स्टार्ट हो गई, तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, मारते पीटते हुए लाना पड़ेगा, चलो चलो चलो। तो उसी टाइप का है कि जो जब सरफेस फॉर्म होते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, कहाँ से? बल्क से सरफेस की तरफ। तो बल्क से सरफेस की तरफ मूव करते हैं, तो मुझे जो सरफेस बनता है वो सरफेस बनाने के लिए मुझे कुछ वर्क रिक्वायर्ड होता है, कुछ वर्क रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि बल्क से एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है और उस डाउनवर्ड फोर्स को ओवरकम करते हुए मुझे लेके आना पड़ता है। तो हम उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि सरफेस में कितनी एनर्जी है, किसी भी लिक्विड के सरफेस में एनर्जी कितनी है, उस सरफेस को बनाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो उस चीज को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सेम वही सोप फिल्म लेंगे, सोप फिल्म और फ्रेम वाला एग्जांपल लेंगे कि ऐसा एक फ्रेम है और फ्रेम में जो सोप फिल्म फॉर्म हो गई, ये जो स्लाइडर था, स्लाइडर की वजह से यहाँ पे फिल्म का फॉर्मेशन हुआ, थिन फिल्म, ये है थिन फिल्म। तो इस थिन फिल्म, इस थिन फिल्म के अगर क्रॉस सेक्शन को देखो, ये मान लो थिन फिल्म है, तो इस थिन फिल्म के क्रॉस सेक्शन को देखो, ये तो थिन फिल्म है तो इसका कुछ थिकनेस होगी ना, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है। तो अगर मैं इस साइड से इसको देखता हूं, यहां से देखने की कोशिश करता हूं ऐसे, तो ये थिन फिल्म का शेप ऐसा होगा, थिन फिल्म में ऐसा कुछ दिखेगा, इसकी कुछ थिकनेस होगी ऐसा, ये फिल्म का फॉर्मेशन है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से इस फिल्म के ऊपर इस को स्लाइटली थोड़ा डिस्प्लेस करता हूं, स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं, कि स्लाइडर को स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं सो दैट कि कुछ यहां से यहां तक मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, फिल्म ब्रेक ना हो, ऐसे ऐसे ही लॉजिकल डाउट नहीं सर, टूट जाएगा तो टूट जाए, खत्म काम। तो ये स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा एक्स है। अपनी जो डायमेंशन थी वो डायमेंशन यहाँ से ये एल ही है, ये जो डायमेंशन है ये एल है
और ये डिस्प्लेसमेंट हो गई ये डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो जो डेल्टा एक्स मैंने डिस्प्लेस किया वहां पे एक्स्ट्रा सरफेस फॉर्म हुई, वहां पे एक्स्ट्रा सरफेस फॉर्म होगी। जैसे यहां से मैंने डेल्टा एक्स यहां से डिस्प्लेस किया तो यहां से एक्स्ट्रा सरफेस फॉर्म होगी। तो एक्स्ट्रा सरफेस में यहां से तो कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, सरफेस बनी है तो वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स लोकेटेड है, वो मॉलिक्यूल कहां से आएंगे? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम मॉलिक्यूल है शिफ्टेड फ्रॉम बल्क टू सरफेस, यहां से बल्क से सरफेस की तरफ वो मूव किए, बल्क से सरफेस की तरफ वो मूव किए, ऐसा हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा, और जो भी वर्क मैंने किया, मैंने ये मान लिया कि भाई स्लोली स्लोली मैं उसको पुल करते हुए लेके आ रहा हूं, तो इस पुलिंग के प्रोसेस में मैंने कुछ वर्क डन कर दिया, और वही जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही तो होता है कि जो भी हम स्लो वर्क करेंगे, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में ही है कि भाई वर्क अगर करते हैं तो वो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करता है, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। तो मैंने जो भी वर्क किया हुआ इस प्रोसेस में, वो वर्क कहाँ गया? वो जो है उस सरफेस के एनर्जी में चला गया, सरफेस के एनर्जी में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन हुआ कितना? वर्क डन जो हुआ दैट इज F इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो सेम डायरेक्शन में, इट इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू, डेल्टा यू इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी जो एनर्जी है, पहले तो ये नहीं थी, सरफेस ही नहीं था तो जीरो था, अभी क्या है, इसकी एनर्जी है, सरफेस है तो उसमें एनर्जी आ गई, तो उसको हम बोल देंगे कि भाई डेल्टा यू इज द एनर्जी ऑफ दिस सरफेस। अब सरफेस कितना क्रिएट हुआ, कितना सरफेस, एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हुआ लिक्विड का? L इंटू डी एक्स या 2L dx? एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएटेड L इंटू डी एक्स और 2L dx? एल डी एक्स टॉप पे भी होगा, एल डी एक्स बॉटम में भी होगा, फ्रंट में भी होगा, बैक में भी होगा। तो जो एरिया क्रिएटेड होगा, एरिया क्रिएटेड या सरफेस क्रिएटेड, सरफेस क्रिएटेड, सरफेस कितना क्रिएट हुआ? 2L dx। क्या इसी को, इसमें किसी को डाउट? ये दो सरफेस बन रहे हैं 2L dx। तो अब ये फोर्स जो है हर मोमेंट पे स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है कि मतलब ये सरफेस टेंशन को बैलेंस करते हुए चल रहा है, सरफेस टेंशन हर सरफेस की वजह से एक्ट करेगा। इस फिल्म के दो सरफेस हैं तो यहाँ से T इंटू एल, T इंटू एल एंड T इंटू एल, ये हो जाएगा 2T इंटू एल। फोर्स जो है हर मोमेंट पे क्या है, बैलेंस्ड है, तो दिस F इज इक्वल टू 2T इंटू एल। सो 2T इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एल यहाँ से हो जाएगा T इंटू 2L dx, 2L dx इंटू डेल्टा ए, delta u. Delta 2L dx is the area created, surface area. तो 2L dx is the area created, या हम बोल सकते हैं it is the delta A. Delta A is equal to delta U. So what is surface tension? Surface tension, तो ये जो है ये है surface energy. This is called surface energy. Surface energy. और हम ऐसे बोल सकते हैं कि this is U by A. डेल्टा यू मतलब कि पहले तो वो सरफेस था ही नहीं, पहले वो सरफेस था ही नहीं, तो उसकी एनर्जी जो है जीरो थी। अब वो सरफेस बन चुका है तो उसकी एनर्जी कुछ हुई है, वो एनर्जी कितनी हुई है? टी इंटू डेल्टा है, डेल्टा इज द एक्स्ट्रा एरिया क्रिएटेड, जो एरिया क्रिएट हुआ है। तो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इज सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, surface energy per unit area. What is surface energy? Surface energy is the amount of work done by external agent in forming the new surface area या in forming the given surface area. कि कोई भी एरिया बनाने के लिए जो वर्क डन होगा, that work done is called surface energy. एंड अगर मुझे सरफेस एनर्जी फाइंड करना है, सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करना है कि कितनी है भाई किसी भी सरफेस में एनर्जी, तो हम क्या करेंगे? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। यही तो आ रहा है फॉर्मूला कि U इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी और A इज द एरिया। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो अपने पास सरफेस टेंशन के दो मतलब हो गए, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया।
सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। समझे? बताओ। अब ये चीज उतना तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। बताओ, कोई डाउट कि व्हाट इज सरफेस एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन क्रिएटिंग द एरिया। कोई भी गिवन एरिया क्रिएट करने के लिए जो वर्क डन करना होगा, दैट इज द सरफेस एनर्जी। वो सरफेस एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे? लिक्विड का सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। एरिया जो क्रिएट हो रहा है उस पार्ट को एक बार फिर से समझा दीजिए। एरिया कितना क्रिएट हो रहा है एक्स्ट्रा? यस सर। एरिया क्रिएट होगा तो एक फिल्म बनेगी ना। फिल्म के तो दो एरिया हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फिल्म ऐड हो जाएगी। तो फिल्म ऐड होगी तो उसके तो दो है, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट एंड बैक, तो फ्रंट एंड बैक होगा तो दो एरिया होंगे। तो एल डी एक्स तो एक साइड क्रिएट हुआ, एल डी एक्स एक फ्रंट में, एल डी एक्स बैक में भी क्रिएट हुआ है। तो तुम्हें सरफेस टेंशन से रिलेटेड कभी भी आएंगे तो इतने ही वेरिएशन आएंगे। तो तुम्हें सरफेस के बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है। फ्रेम पे होगा दो सरफेस होंगे, लिक्विड ड्रॉप होगा वन सरफेस होगा, एयर सोप बबल होगा टू सरफेसेस होंगे, एयर बबल होगा वन सरफेस होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें कैलकुलेट करते हैं सर कि वाटर वेपर का कितना होगा क्या फ्री सरफेस? वाटर वेपर, अबे वो वेपर है ना, लिक्विड की प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं। अच्छा वो ठीक है सर। ये सब क्या, कितना समझाए आखिर आदमी क्या। यही सब, ये सब जो है, ये सब खुराफात पहले समझ के उसको क्लियर करके अपना रख लो। लेकिन अगर ये चीज दिमाग में रहेगी परमानेंट, तो जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा ध्यान क्वेश्चन से हट के दूसरी तरफ चला जाएगा कि अच्छा इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इससे क्या होगा। स्पीड। माइक्रो माउस जानते हो? माइक्रो माउस, माइक्रो माउस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या माइक्रो माउस कैसे मिलता भी है। माइक्रो माउस क्या होता है कि माइक्रो माउस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें मेज बने हुए होते हैं, ऐसे जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना वो रास्ता ढूंढो टाइप का, कि ऐसे 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 अलग अलग ऐसे हैं, भूल भुलैया जैसे जो है ऐसे। तो ये थोड़ा कर्व हो गया मेरा। ऐसे टाइप के मेज बने हुए होते हैं, और कहीं से एंट्री होती है, यहाँ से कहीं से एंट्री होती है, और इधर से कहीं से एग्जिट होता है। तो ऐसे मेज होते हैं। तो वो माइक्रो माउस क्या करता है कि माइक्रो माउस जो फास्टेस्ट होता है, सबसे कम टाइम में जो पहुंच जाए वो जीत जाता है। सब लोग अपना अपना माइक्रो माउस बनाते हैं। तो माइक्रो माउस को जो रेस से पहले है उसको मेज में छोड़ दिया जाता है। सारे कॉम्पिटिटर्स को ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि भाई ये मेज है, ये यूज होगा कंपटीशन में, इसके साथ तुम अपना माइक्रो माउस को प्रोग्राम कर सकते हो। तो जब वो बिफोर वाली स्टेज होती है, जब प्रिपरेशन वाली स्टेज होती है, तो उसमें माइक्रो माउस को जब छोड़ा जाता है तो माइक्रो माउस क्या करता है कि सारे पॉसिबल वेज में वो जाता है। ठीक है, जैसे कि उसको उसको मिल गया यहाँ से कुछ सरफेस है तो जो भी है, तो यहाँ पे बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे बाउंड्रीज है, तो माइक्रो माउस क्या करता है, पहले इधर गया, ब्लॉक हो गया, फिर लौट के आया। मतलब उसमें उस प्रोसेस में अगर देखोगे, चाहो तो यूट्यूब पे सर्च मार भी सकते हो, तो वो ऐसे इधर जाएगा, फिर ब्लॉक रहेगा, तो फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। मतलब जितने पॉसिबिलिटीज हैं, जितने पॉसिबल पाथ हैं, वो सारे पाथ पे वो अपना ट्राई मारता है। ट्राई मारने के बाद सब कुछ एक सेट कर लेता है कि बस बात खत्म, अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सीधे मुझे निकलना है। जब कंपटीशन स्टार्ट होता है, माइक्रो माउस को रखा जाता है, रिलीज, वो डायरेक्ट उसी पाथ से होते हुए तुरंत बाहर चला जाता है। तो वो कई घंटे तक वो उसमें घूमता रहता है बिफोर कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन वो विद इन सेकेंड्स जो है तुरंत क्रॉस कर लेता है। तो सेम टाइप की जो स्ट्रेटजी है वो पढ़ाई में भी होती है, माइक्रो माउस टाइप की, कि ठीक है तुम सोचो, चीजों को क्वेश्चन करो, समझो, बट मेक श्योर कि उसके बाद वो चीज गलती ना हो और उस तरह की चीजें फिर एग्जाम में ना आए। या तो फिर वही प्रिपरेशन वाले स्टेज में ही अब एग्जाम के क्वेश्चन में पीएचडी करने लगोगे, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्यों हो, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो सोचने के बाद कंसोलिडेशन वाला फेज में जो बोलता हूँ कि ठीक है तुमने टॉपिक पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे ये की पॉइंट्स हैं और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आने हैं, मुझे ऐसे ही करना है, बात खत्म।
हाँ, इससे पहले अगर तुम्हें कन्विक्शन नहीं होता है कि नहीं नहीं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तुम अपना इंक्वायरी करो, पढ़ो, पूछो, जो करना है करो, एक्सपेरिमेंट करो, एक मेथड से सॉल्व करो। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि कोई सॉल्व नहीं करता होगा, कि कोई सॉल्व नहीं करता होगा। हाँ, ये है कि टाइम पास के लिए कर दो, कैसे कर सकते हैं, हाँ करते हैं सर, देखते हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो एक्सपेरिमेंटेशन वाला फेज है। वो अप्रोच तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होगी जब तक कि तुम नहीं करोगे। तो ठीक है, तो इसीलिए चलो, तो अपना जैसे एक लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, a liquid drop is broken into a bigger liquid drop is broken into n identical drop. छोटे छोटे आइडेंटिकल ड्रॉप्स में जो है इनको ब्रेक करना है, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स। ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ऐसे जो है n ड्रॉप्स हैं, ये बिगर ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है। तो क्वेश्चन इसमें ये है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन, work done by external agent, work done by external agent, external agent in breaking or splitting a bigger drop into n identical smaller drops। कि इनको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि ज्यादा छोटे छोटे ड्रॉप्स बनेंगे तो उनका एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सरफेस एनर्जी, वो एनर्जी आएगी कहां से, वो कोई ना कोई सप्लाई करना पड़ेगा, कोई ना कोई सप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो सप्लाई नहीं होती है तो वो क्या होगा, वो ड्रॉप जो है अपने इंटरनल एनर्जी से लेता है। तो अगर ये छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है तो इसका टेम्परेचर फॉल हो सकता है, बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो अभी हम मानेंगे कि ठीक है, जो भी वर्क होगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मींस सरफेस एनर्जी, potential energy means surface energy. What is surface energy? Surface tension into area, surface tension into area. So surface tension is T, surface tension of liquid जो है, surface tension ST of liquid is T, हमें लेना है ST of liquid, surface tension of liquid is T. तो surface tension into final area, what is final area? n smaller drops बन रहे हैं, तो एक ड्रॉप है स्मॉल n, I into 4 pi r स्क्वायर, ये स्मॉलर ड्रॉप्स हो गए, 4 पाई आर स्क्वायर एक स्फीयर इंटू एन, उतने सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एक ही ड्रॉप था 4 पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन में ये 4 पाई तो कॉमन हो गया, 4 पाई टी इंटू 4 पाई कॉमन, ये हो जाएगा एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एक कैपिटल जो ड्रॉप है वो स्मॉल आर में, ये हो गया अपना वर्क डन। बट स्मॉल आर जो है, स्मॉलर ड्रॉप्स हैं, कैपिटल आर बने हैं कैपिटल आर, और वो स्मॉल आर में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक रिलेशन क्या है अपने पास कि भाई टोटल लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, टोटल लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो जो टोटल वॉल्यूम है वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल, वी इनिशियल इज व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब, वी फाइनल इज व्हाट, वी फाइनल इज n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में रिलेशन क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई n टू द पावर 1/3, कि सिर्फ n ड्रॉपलेट्स में वो स्प्लिट हो रहा है, मुझे रेडियस जो है बात की नहीं पता है। तो जो बाद में रेडियस होगी उसको हम वॉल्यूम कंजर्वेशन से फाइंड कर लेंगे। सो अब अगर हम इसको पुट करते हैं, व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इक्वेशन पुट करोगे 4 पाई टी एन इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एन टू द पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एन टू द पावर 2/3 यहाँ से एन से कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू
4 pi r square into t into n to the power 1/3 minus 1. इतना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होगा, इतना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होगा। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि फाइंड द फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर लिक्विड, कि ये वर्क कोई करने वाला नहीं है, तो ये लिक्विड ये एनर्जी कहाँ से लेके आएगा? ये लिक्विड जो है उसके इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो जब इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। तो वो सब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, कितना टेम्परेचर फॉल होगा, क्या होगा, तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा वो जो स्मॉलर ड्रॉप्स होंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट सिर्फ, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलरी। तो आज एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।